स्किन ऑफ फिशेज की चर्चा करेंगे। तो जैसा कि दूसरे जीवों में स्किन बाहर की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, फिशेज में भी जो स्किन है वो बाहर से शरीर की प्रोटेक्टिव लेयर है और ये जो बाहरी वातावरण है उससे शरीर के अंदर के वातावरण को सुरक्षित रखती है, चीज़ों के आदान-प्रदान को रोकती है, बाहरी पैथोजन को अंदर नहीं आने देती है। तो इस तरीके से तमाम ऐसे काम करती है। एक खास विशेषता फिशेज स्किन की ये है कि फिशेज चूंकि जलीय वातावरण में पाए जाते हैं, इसलिए जलीय जीवन में स्किन को सुरक्षित बचाए रखने के लिए जो अनुकूलन होने चाहिए उस हिसाब से इनकी स्किन होती है। इनमें अनेक प्रकार के स्केल पाए जाते हैं। कुछ ऐसी फिशेज हैं जिनमें स्केल नहीं भी होते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए, द इंटेगुमेंट आर स्किन इज एन आउटर मोस्ट कवरिंग आर रैपिंग ऑफ द बॉडी। जो स्किन है वो सबसे बाहरी लेयर है शरीर की, हैंस इट इज द मोस्ट एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी टू द इन्वायरमेंट। इसलिए बाहरी वातावरण से ये सीधे संपर्क में होती है, बाहरी वातावरण के प्रति एक्सपोज होती है ये। फॉर दिस रीजन इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन ए नंबर ऑफ वेज। तो इन कारणों से ये जो है जो डिफेंस का है वो पहला स्तर है, यानी किसी भी चीज़ को अगर शरीर में प्रवेश करना है तो वो स्किन जो है पहला अवरोध है, उसको पार करके ही वो अंदर आ सकता है। और ये सभी जीवों के लिए होता है, स्किन जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। इन फिशेज द स्किन इज वेल एडाप्टेड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी एंड डिसीज। तो ये इंजरी और डिसीज से बचाव के लिए अनुकूलित होती है। इट आल्सो सर्व फॉर रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। कुछ फिशेज में ये जो है श्वसन में, एक्सक्रीशन में और ऑस्मो रेगुलेशन में भी मदद करती है। इन सम फिशेज स्पेशल कलरिंग डिवाइसेस एंड फॉस्फोरेसेंट आर्गन आर प्रेजेंट इन द स्किन। कुछ मछलियों में कुछ विशेष रंग की उपकरण इनमें होते हैं, स्पेशल कलरिंग डिवाइस होती हैं जिनकी वजह से इनकी स्किन कलरफुल लगती है। और कुछ में ये फास्फोरेसेंट आर्गन होते हैं जो कि प्रकाश उत्पन्न करते हैं। फास्फोरेसेंट आर्गन मीन्स वह आर्गन जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। which either conceal the organism or make it present are used for sexual recognition। तो इस प्रकार से रंग बदल के ये या तो अपने वातावरण में छिप जाती है, कंसील माने छिप जाना, या फिर दूसरे जो स्किन में प्रॉपर्टीज हैं प्रकाश उत्पन्न करने की या कलर चेंज करने की, उसके द्वारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी मदद करते हैं। इन एडिशन सम स्पीसीज हैव स्पेशल स्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, म्यूकस ग्लैंड एंड पॉइजन ग्लैंड। तो इन सब के अलावा कुछ मछलियों में स्किन में विशेष प्रकार के मॉडिफिकेशन होके इलेक्ट्रिक ऑर्गन बनते हैं, इनमें म्यूकस ग्लैंड होते हैं और कुछ में पॉइजन ग्लैंड भी पाई जाती हैं। तो अब स्किन की हम लोग डिटेल में देखते हैं इनकी संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन ऑफ फिशेज। ये देखिए सेक्शन ऑफ फिश स्किन है ये, और इसमें देखोगे तो यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर देखिए स्किन में पिगमेंट सेल्स हैं जिनको क्रोमेटोफोर कहा जाता है, साथ ही साथ स्केल्स होती हैं और इन्हीं स्किन में म्यूकस सेल्स होती हैं जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। इनके समूह को म्यूकस ग्लैंड कहा जाता है। बोनी रिड्ज भी मिल सकती हैं इनमें, इस तरीके से बोनी रिड्ज होती हैं। तो ये इपीडर्मिस है, इपीडर्मिस के नीचे डर्मिस होती है, स्केल्स हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हैं, क्रोमेटोफोर हैं, सबक्यूटिस है और मसल्स की परत है। सेक्शन ऑफ फिश स्किन है ये। द स्किन ऑफ फिश इज मेड अप ऑफ टू डिस्टिंक्ट लेयर। जो फिश की स्किन है उसकी दो परतें हैं, नेमली एन आउटर मोस्ट लेयर द एपिडर्मिस, जो सबसे बाहरी परत है उसको एपिडर्मिस कहते हैं, एंड एन इनर लेयर डर्मिस आर कोरियम। तो जो निचली परत है उसको डर्मिस कहते हैं या कोरियम कहलाती है। द एपिडर्मिस ओरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म एंड द डर्मिस डेराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्मल लेयर। जैसे दूसरे प्राणियों में जैसे मैमल्स में है, एपिडर्मिस एक्टोडर्म से उत्पन्न होती है और जो डर्मिस की लेयर है यानी नीचे की कोरियम परत है वो मेसोडर्म से उत्पन्न होती है।
अब इसका सेक्शन देखते हैं, सेक्शन ऑफ फिश स्किन। तो अगर फिश स्किन की सेक्शन देखा जाए तो सबसे बाहरी परत वो एपिडर्मिस होगी और एपिडर्मल लेयर ऑफ स्किन इन फिशेस। ये देखिए, ये जो है इसका वर्टिकल सेक्शन है बीएस ऑफ स्किन ऑफ परत। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर म्यूकस ग्लैंड है, इसके बाद पॉलीगोनल सेल्स इस तरीके की हैं, सिस्टिक सेल्स होती हैं और सबसे नीचे कोलुमनर सेल्स की एक परत होती है। ये इतनी परत मिलकर एपिडर्मिस बनाती हैं। एपिडर्मिस बेसल मेम्ब्रेन पर स्थित होती है। इसके नीचे पिगमेंट सेल होती हैं जिनकी सहायता से इनके कलर में परिवर्तन होता है। इसको स्ट्रेटम लेक्सम भी कहा जाता है। इसके बाद कोलेजन फाइबर होते हैं और इन्हीं में ब्लड कैपिलरीज होती हैं। इसको कोलेजन फाइबर और ब्लड कैपिलरीज को स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम कहते हैं। ये डर्मिस की परत है और इसके नीचे ये मसल्स यानी पेशियों की परत होती है। तो एक टिपिकल फिशेज का वर्टिकल सेक्शन स्किन का इस तरीके से दिखता है। अब इसमें एपिडर्मिस देखिए, इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी लेयर ऑफ फ्लैटेंड एंड मॉइस्ट एपिथेलियल सेल। तो ये चपटी और नम एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। ऐसी सेल्स की कई परतें होती हैं। द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। जो सबसे निचली परत है एपिडर्मिस की, जिसको यहाँ पर देखिए कोलुमनर सेल्स की बनी है, ये इसको कहते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ एक्टिव कोलुमनर सेल्स दैट कंटिन्यूअसली डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन। तो चूंकि जो एपिडर्मिस है वो बराबर उसमें घर्षण होता रहता है, उसकी सेल्स घिस घिस के निकलती रहती हैं। तो इसकी जो निचली परत है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, इसमें समसूत्री सेल डिवीजन के द्वारा नई सेल्स बनती रहती हैं और ये ऊपर की तरफ विस्थापित होती रहती हैं। द न्यूली फॉर्म्ड सेल ऑक्यूपाई द लोअर मोस्ट स्ट्रेटम एंड द ओल्डर सेल मूव आउटसाइड एंड वॉर्न ऑफ। वॉर्न मीन्स टूट के निकल जाना, टाइम टू टाइम एंड मेंटेन ग्रोथ। तो जो नीचे से सेल्स डिवीजन होके जो है वो निचली परत में शामिल होती रहती हैं और ऊपर की परत घिस घिस के निकलती रहती हैं। दीज माइग्रेटिंग एपिथेलियल सेल्स फिल दी सुपरफिशियल वुंड्स। और अगर बाहरी परत में कोई घाव या कट हो जाता है तो वो इन्हीं सेल्स की सहायता से वो भरा जाता है। अब इनमें कुछ ग्लैंड होती हैं जिनको हम एपिडर्मल ग्लैंड कहते हैं। तो देखते हैं इनमें कौन कौन सी ग्लैंड हैं। The epithelium of epidermis is modified into a variety of gland which are। तो जो इपिथीलियम है यानी एपिडर्मल सेल हैं एपिडर्मिस की, वो मॉडिफाइड होकर अनेक प्रकार की ग्रंथियां बनाती हैं। इनमें से कुछ निम्न है। नंबर 1 म्यूकस ग्लैंड। और म्यूकस ग्लैंड चूंकि ये म्यूकस का स्राव करती हैं जो पूरे स्किन पर एक परत बनाए रखती है जिससे जल से उसकी सुरक्षा होती है, वो जो है जल के द्वारा भीगने नहीं पाती है या यूं कहिए सड़ने नहीं पाती है। The epidermis is provided with a number of mucus glands which open at the surface of the skin by minute pore। तो ये म्यूकस ग्रंथियां स्किन के सतह पर छोटे छोटे पोर के द्वारा खुलती हैं। These glands are flask shaped or tubular extending to the dermis। तो ये ग्रंथियां जो हैं ये फ्लास्क शेप हो सकती हैं या ट्यूबुलर आकार की हो सकती हैं और डर्मिस तक फैली होती हैं। The mucus gland secrete slippery mucus which contain a lipoprotein known as mucin। तो म्यूकस ग्रंथियां एक चिपचिपे पदार्थ, चिकने पदार्थ का स्राव करती हैं जिसे म्यूकस कहा जाता है। ये लाइपोप्रोटीन का बना होता है और इसका जो केमिकल है वो म्यूसिन होता है, यानी ये लाइपोप्रोटीन जो है इसको म्यूसिन कहते हैं। Now the slimy mucus reduces drag on fish while swimming in the water। तो ये जो चिकना म्यूकस है ये स्किन में घर्षण से बचाता है। जब ये तैर रही होती हैं तो उस पर जो जल का फ्रिक्शन होता है उसको कम करता है। कंटिन्यूअस सेक्रीशन एंड स्लॉजिंग ऑफ म्यूकस वॉश अवे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इरिटेंट। तो बराबर जो है ये ग्रंथियां म्यूकस स्रावित करती रहती हैं और बाहर से जो परजीवी स्किन में आके चिपकते हैं वो इसी म्यूकस के साथ
धुलते रहते हैं, बाहर जाते रहते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या इरिटेंट हैं वो इसी के साथ वॉश अवे हो जाते हैं, विच मे काज डिसीज इफ एक्यूमुलेटेड। और अगर ये वॉश अवे ना होते, इकट्ठा होते, तो इनसे बीमारियां हो सकती थी। इन सम स्पीसीज, कुछ वैरायटियों में जैसे प्रोटाप्टेरस और लेपिडोसाइरन में, द म्यूकस फॉर्म्स ए कोकून लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द बॉडी टू अवॉइड ड्राई कंडीशन ऑफ वेदर। यानी कि ड्राई कंडीशन में प्रोटाप्टेरस और लेपिडोसाइरन, ये लंग फिशेज हैं, ये जब तालाब का पानी सूखने लगता है तो इनके बॉडी के चारों तरफ ये म्यूकस सूख के कोकून लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, और इस तरीके से ये जो है गर्मी के सीज़न को पार करती हैं, ड्राई सीज़न को ये पार करती हैं। द म्यूकस गिव्स ये कैरेक्टरिस्टिक्स फिश ऑर्डर। और ये जो म्यूकस है इसी वजह से हमें मछली जैसी गंध आती है, यानी इसमें एक गंध होती है, और जो मछलियों जैसी गंध हमें महसूस होती है वो इसी म्यूकस के कारण होती है। अमंग सम फिशेज म्यूकस इज यूज्ड फॉर केमिकल कम्युनिकेशन। कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जिनमें ये म्यूकस के द्वारा ये रासायनिक रूप से कम्युनिकेशन का काम करती हैं, यानी एक मछली से दूसरी मछली तक सूचनाओं का आदान प्रदान विशेष सिग्नल के रूप में होता है। तो कुछ में म्यूकस ये रोल भी अदा करता है। मिनी टीलियास्ट, कुछ जो है अनेक टीलियास्टोमी मछलियाँ जो हैं उनमें दे फीड दियर यंग ऑन द म्यूकस। तो उनके जो छोटे शिशु हैं वो म्यूकस पर फीड करते हैं। सेक्रेटेड इन लार्ज क्वांटिटी ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, जो इनके सतह पर बड़ी मात्रा में स्रावित होता है। सम फिशेज लाइक मैक्रोपोडस एंड गैस्ट्रोस्टियस यूज देयर स्टिकी म्यूकस फॉर प्रिपरेशन ऑफ नेस्ट फॉर लेइंग एग्स। तो कुछ मछलियाँ जैसे मैक्रोपस एंड ये मैक्रोपस हैं, मैक्रोपोडस और गैस्ट्रोस्टियस हैं, ये इस म्यूकस का इस्तेमाल नेस्ट बनाने के लिए, यानी कीचड़ कीचड़ में ये नेस्ट बनाती हैं जिनमें फिर ये अंडे देती हैं। तो एक विशेष प्रकार का आवास तैयार करती हैं अंडे देने के लिए, और ये आवास इसी म्यूकस की सहायता से बनाए जाते हैं। The mucus also help in regulating to some extent the osmotic exchange of water and ions between body fluids and the water। कुछ में इनके द्वारा से जो ऑस्मोटिक एक्सचेंज होता है उसको मेंटेन किया जाता है, उसको रेगुलेट किया जाता है। The mucus also help in regulating to some extent the osmotic exchange of water एंड आयंस बिटवीन द बॉडी फ्लूइड एंड द वाटर। तो बॉडी के बीच आयनों के आदान प्रदान और पानी की मात्रा के आदान प्रदान में को नियंत्रित करने में भी ये म्यूकस सहायक होता है। द नंबर एंड साइज ऑफ म्यूकस ग्लैंड सेल्स वेरी विथ स्पीसीज। अब ये जो म्यूकस ग्रंथियां हैं और म्यूकस सेल्स हैं, इनकी संख्या और आकार ये अलग अलग प्रजातियों में वेरी करती है, यानी भिन्न होती है। फिशेज विथ नो स्केल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ म्यूकस ग्लैंड। और ऐसी मछलियाँ जिनमें कोई स्केल्स नहीं होता है उनमें बड़ी संख्या में म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। तो ये हो गया म्यूकस ग्लैंड जो कि इपिथेलियम के रूपांतरण से बनती हैं, यानी एपिथेलियम की जो सेल्स हैं वो रूपांतरित होकर म्यूकस ग्लैंड का निर्माण करती हैं। दूसरा जो रूपांतरण है वो है पॉइजन ग्लैंड। वेनम और पॉइजन ग्लैंड हैव इवॉल्व्ड इन डिफरेंट फैमिलीज ऑफ फिशेज। यानी अलग अलग फैमिलियों में जो है वेनम विष या पॉइजन ग्लैंथियाँ विकसित हुई हैं। ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ एपिडर्मिस आर मॉडिफाइड इनटू पॉइजन। तो एपिडर्मिस की जो ग्रंथि कोशिकाएं हैं वो मॉडिफाई होकर पॉइजन ग्लैंड बनाती हैं, और दीज ग्लैंड सेक्रेट पॉइजनस सब्सटेंस टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम इनेमी और डिफेंस। तो ये ग्रंथियां जो है कुछ विषैले पदार्थ का स्राव करती हैं जो इन्हें शत्रुओं से बचाता है और उनकी सुरक्षा करता है। दे आर आल्सो यूज्ड फॉर ऑफेंस एज वेल। ऑफेंस मीन्स होता है आक्रमण करना, तो ये आक्रमण करने के लिए भी उपयोग में लाई जाती हैं, जैसे शिकार करने के लिए या दूसरी ऐसी चीज़ों के लिए। इन ग्रंथियों से जो विषैली चीज़ें निकलती हैं वो शिकार को बेहोश करने में काम आती हैं, जिससे ये अपने शिकार को कैप्चर करती हैं। द पॉइजन ग्लैंड आर जनरली प्रेजेंट एट द बेस ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चर लाइक स्टिंग, स्पाइन ऑफ डॉर्सल फिन एंड टूथ।
तो ये जो पॉइजन ग्रंथियाँ हैं, ये जो है कुछ विशेष संरचनाओं के आधार पर होती हैं, और ये आधार हैं डंक के आधार पर, यानी स्टिंग के आधार पर, डॉर्सल फिन के आधार वाले भाग पर, या टूथ के आधार वाले भागों में पाई जाती है। पॉइजन ग्लैंड्स ओपन एट द टिप ऑफ दीज स्ट्रक्चर टू इंजेक्ट पॉइजन बाई पेनिट्रेशन इनटू द प्रे। तो जो पॉइजन ग्रंथियां हैं, ये एक नली के द्वारा इन संरचनाओं के टिप पर आके खुलती हैं, ताकि जिनमें भी ये टिप चुभोएं या काटें, उनमें उस दौरान उनके शरीर में पॉइजन को डाला जा सके, उससे ये अपना काम कर सके। आगे देखिए, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज द स्टिंग रे। तो स्टिंग ग्लैंड का जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो है स्टिंग रे का। स्टिंग रे फिशेज में होता है, विच इज प्रोवाइडेड विथ वेनमस कार्डल स्टिंग। तो इनमें जो है विषैला कार्डल स्टिंग होता है, यानी पूंछ के पास जो है वो डंक होता है इनका। सिमिलरली काइमेराज पजेस वेनम ग्लैंड इन स्पाइन ऑफ द डॉर्सल फिन। और काइमेरा में जो डॉर्सल फिन होता है, उसकी स्पाइन में ग्रंथियां होती हैं, उनके कांटों में होती हैं। द पॉइजन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द ग्रूव ऑफ स्पाइन ऑफ डॉर्सल, पेल्विक एंड एनल फिन ऑफ द स्कॉर्पियन फिश। तो स्कॉर्पियन फिश में ये जो फिन्स के स्पाइन के गड्ढे होते हैं, खासकर डॉर्सल फिन के, पेल्विक फिन के और एनल फिन के, वहाँ पर स्थित होती हैं। इन स्टर्जियन फिश एकेंथ्यूरिडी फैमिली की होती हैं ये। द पॉइजन ग्लैंड आर फाउंड एट ईच साइड ऑफ द कार्डल पेडनकिल। तो स्टर्जियन फिश में जो ये पॉइजन ग्रंथियां हैं, वो जो पूंछ के लोब हैं उसके दोनों किनारों पर स्थित होती हैं, कार्डल पेडनकिल के ईच साइड पर होती हैं। तो ये हो गई पॉइजन ग्रंथियां। इसके बाद है फोटोफोर। तीसरा जो रूपांतरण है वो फोटोफोर का होता है, यानी कि कुछ जो एपिडर्मिस की ग्रंथियां हैं वो रूपांतरित होकर प्रकाश उत्पन्न करने वाले अंग बनाती हैं, जिनको फोटोफोर्स कहा जाता है। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ गया है कि प्रकाश उत्पन्न मछलियां प्रकाश किस अंग से उत्पन्न करती हैं, तो फोटोफोर से उत्पन्न करती हैं। अब इसमें देखिए, इन मेनी मैरीन स्पीशीज ऑफ फिश स्पेशल मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स आर डेवलप्ड फ्रॉम स्टर्टम जर्मिनेटिवम ऑफ एपिडर्मिस। तो बहुत सारी समुद्री मछलियों में कुछ विशेष प्रकार की मल्टीसेलुलर ग्रंथियां वो स्टेटम जर्मिनेटिवम से डेवलप होती हैं। These glands are deeply seated into dermis and produce light। तो ये ग्रंथियां जो है डर्मिस में गहराई में स्थित होती हैं और प्रकाश उत्पन्न करती हैं। Deeply seated into dermis and produce light। These light producing luminous organs are mostly found in deep sea elasmobranch and in some teleost inhabiting total darkness in sea। तो जैसा हम लोगों ने डीप सी एडाप्टेशन ऑफ फिशेज में पढ़ा था कि जो गहरे जल में पाई जाने वाली मछलियां हैं, उनमें एक प्रॉपर्टी होती है प्रकाश उत्पन्न करने की। तो ये जो प्रकाश उत्पन्न करने वाले अंग हैं, ये सामान्यतया यानी मोस्टली फाउंड इन, यहाँ पर देखिए, मोस्टली फाउंड इन डीप सी इलास्मोब्रैंक में, जो गहरी पानी में इलास्मोब्रैंक फिशेज पाई जाती हैं, और कुछ टीलियास्ट में, जो कि टोटल डार्कनेस यानी कि गहरे समुद्र में जहाँ पर अंधकार होता है वहाँ पर निवास करती हैं। ऐसी मछलियों में फोटोफोर्स विकसित होते हैं। ईच ग्लैंड हैज एन एपेक्स कंसिस्टिंग ऑफ म्यूकस सेल्स दैट हेल्प्स टू मैग्नीफाई लाइट। और ऐसी प्रत्येक ग्रंथि में एक जो इनका ऊपरी भाग होता है, उसमें म्यूकस सेल्स होती हैं, जो प्रकाश के आवर्धन का काम करती हैं, उसको मैग्नीफाई करने का काम करती हैं, फैलाने का काम करती हैं। प्रोड्यूस फ्रॉम द बेसल ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ द ग्लैंड। और ये म्यूकस जो है वो बेसल ग्लैंडुलर यानी कि जो फोटोफोर हैं उनके बेसल रीजन में होती हैं, जो आधारीय ग्रंथीय भाग होता है वहाँ पर होती हैं, और वहाँ से ये म्यूकस स्रावित होता है। तो ये हो गया एपिडर्मिस, जो कि हम लोगों ने देखा इतनी परतों से बनी थी। और जो आधारीय परत थी स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम,
जो कि कोलुमनर सेल से बनी है, और ये स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम जो है वो मॉडिफाई होके अलग अलग तरीके की ग्रंथियों का निर्माण करती है, जैसे म्यूकस ग्रंथियाँ, पॉइजन ग्रंथियाँ और फोटोफोर्स। साथ ही साथ ये जो है बाहरी सुरक्षा परत बनाती है इनकी। तो ये हो गई एपिडर्मिस, और इन्हीं से एपिडर्मल ओरिजिन जो है स्केल इन्हीं से डेवलप होती हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे डर्मिस लेयर ऑफ स्किन। स्किन की जो डर्मिस लेयर है फिशेस की, उसको देखते हैं। तो डर्मिस देखिए, द डर्मिस लाइज, यानी डर्मिस पाई जाती है बीनीथ द एपिडर्मिस। ये जो है एपिडर्मिस के नीचे होती है। दिस लेयर कंटेन ब्लड वेसल्स, और इस परत में ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और सेंस ऑर्गन होते हैं। यानी डर्मिस की परत में सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, नर्व पाई जाती हैं, खून की नलियाँ होती हैं और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। The upper layer of dermis is made of loose connective tissue and is known as stratum spongiosum। तो डर्मिस की जो सबसे ऊपरी परत है वो ढीले संयोजी ऊतकों की बनी है, लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, और इसे स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम कहा जाता है। यहाँ पर देखिए ये जो है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम है। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, 1 मिनट, थोड़ा सा इसमें तो यहाँ पर देखिए ये जो है तो हम लोग डर्मिस लेयर की बात कर रहे थे, और यहाँ पर देखिए लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती हैं, एंड इट इज नोन एज स्ट्रेटम स्पोंजियोसम। इसे जो है स्ट्रेटम स्पोंजियोसम कहते हैं। ये है। तो यहाँ पर 1 मिनट, थोड़ा सा व्यू चेंज करते हैं इसका। तो यहाँ पर देखिए इसको जो है जो अपर लेयर ऑफ डर्मिस है इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड इज नोन एज स्ट्रेटम स्पोंजियोसम, while the lower part is occupied by thick and डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो निचली परत है उसमें सघन कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कार्ड स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम। तो ऊपरी परत डर्मिस की जो है उसे हम कहते हैं स्ट्रेटम स्पंजियोसम, और निचले परत को स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम। दिस लेयर जनरली हैज प्रोटीनेशियस कोलेजन फाइबर एंड मीजेनकाइमल सेल। तो डर्मिस में प्रोटीन के बने हुए कोलेजन के फाइबर हैं और मीजेनकाइमल सेल्स होती हैं। द डर्मिस इज वेल सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स, hence it is also provided nourishment to the epidermis। तो डर्मिस में जो है ब्लड वेसल्स की बहुत अच्छी सप्लाई होती है, और इसी के द्वारा
जो न्यूट्रिशन आता है वो एपिडर्मिस को भी सप्लाई किया जाता है। अब अगर इसकी बीएस देखें, वर्टिकल सेक्शन ऑफ फिश स्किन देखें, तो इसमें अलग अलग संरचनाएं दिखती हैं, जैसे स्केल्स इन फिशेज। तो स्केल आर डेरिवेटिव ऑफ मीजेनकाइमल सेल्स ऑफ डर्मिस। जो स्केल हैं वो डर्मिस के मीजेनकाइमल सेल्स से उत्पन्न होती हैं। सम फिशेज आर नेक्ड डिवाइड ऑफ स्केल। कुछ मछलियाँ जो है बिना स्केल की होती हैं, नेक्ड होती हैं, उनके स्किन में स्केल नहीं होती, जैसे कि फ्रेश वाटर कैट फिश। जो मीठे जल की कैट फिश हैं, जैसे मांगुर है, मांगुर एक कैट फिश है, तो उसकी स्किन में स्केल नहीं होती है। सर्टेन स्पीसीज एक्सिबिट्स एन इंटरमीडिएट कंडीशन दैट आर जनरली नेक्ड बट पजेज स्केल ऑन रिस्ट्रिक्शन एरियाज। तो कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जिनके शरीर में बिल्कुल स्केल नहीं है, कुछ मध्य की हैं जिनके कुछ भागों में स्केल हैं और कुछ भागों में स्केल नहीं होती हैं। इनको जो है इंटरमीडिएट कंडीशन कहा जाता है। और कुछ ऐसी हैं, सच कंडीशन इज फाउंड इन पैडल फिश पोलीडॉन। तो इंटरमीडिएट कंडीशन वो पैडल फिश में है, जिनमें जो स्केल हैं वो थ्रॉट में, पेक्टोरल और पेक्टोरल फिन के आसपास होती हैं और टेल के आधारीय भाग के पास होती हैं। इन सम फिशेज स्केल आर मॉडिफाइड इनटू टीथ। कुछ फिशेज में यही स्केल जो है वो टीथ में रूपांतरित हो जाती हैं, यानी दांत के अंदर जो फिशेज में टीथ होते हैं वो ट्रू टीथ जैसा कि मैमल्स में होता है उस तरीके से नहीं होते, बल्कि ये स्केल के ही मॉडिफिकेशन होते हैं। और ये पॉइंट भी याद रखना है, ये भी एग्जाम में आता है, द टीथ ऑफ फिशेज आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्केल्स। तो इन सम फिशेज स्केल्स आर मॉडिफाइड इनटू टीथ, और कुछ में ये मॉडिफाइड होके बोनी आर्मर प्लेट बनाती हैं, एंड स्पाइनी स्टिंग, कुछ में ये स्पाइनी स्टिंग भी बनाती हैं, जैसे स्टिंग रेज में। इन फ्रेश वाटर ईल, जो फ्रेश वाटर ईल मछली होती है एंगुइला, स्केल्स आर वेरी स्मॉल एंड सो डीपली एम्बेडेड दैट द फिश अपीयर टू बी नेक्ड। तो फ्रेश वाटर ईल मछली में स्केल्स इतनी छोटी होती हैं कि वो बॉडी में बहुत गहराई में धंसी होती हैं और बाहर से हमें देखने पर जो फिश है वो नेक्ड प्रतीत होती है या स्केल विहीन प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि उसमें स्केल नहीं है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी स्केल बहुत छोटी है और काफ़ी गहराई में धंसी हुई होती है। मोस्टली स्केल्स आर अरेंज्ड इन इम्ब्रिकेट मैनर एंड ओवरलैप विथ फ्री मार्जिन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द टेल दैट मिनिमाइज द फ्रिक्शन विथ वाटर। तो ज़्यादातर जो इनका अरेंजमेंट होता है वो ये है कि जो अगला भाग होता है वो उससे आगे वाले स्केल के पिछले भाग के नीचे होता है, इम्ब्रिकेट फैशन में होता है, यानी जो आगे की स्केल है इसका पिछला भाग ऊपर की तरफ होता है, उसी के नीचे से उसके पीछे वाली स्केल निकली हुई होती है। तो इस फैशन को कहते हैं इम्ब्रिकेट फैशन। और इस तरीके से जब ये तैरती हैं तो जो है फ्रिक्शन है, जो घर्षण है, उसको कम किया जाता है। इन फ्रेश वाटर ईल यानी एंगुला में द अरेंजमेंट इज मोजाइक, द स्केल यूनाइट देयर नीबरिंग वंस एट देयर मार्जिन। तो अब यहाँ जो फ्रेश वाटर फिश है एंगुला, इनमें इम्ब्रिकेट फैशन में अरेंजमेंट नहीं है, यानी एक का आधारीय भाग दूसरे के पिछले भाग से ढका नहीं होता है, बल्कि इनमें जैसे फर्श में टाइल्स एक दूसरे के बराबर में फिट होती हैं उस तरीके से बराबर में फिट होती हैं स्केल्स, और इसको कहते हैं मोजाइक फैशन। तो ये स्थिति है एंगुइला में। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ स्केल इन फिशेज। तो मछलियों में कितने प्रकार की स्केल्स होती हैं, इस पे अलग से भी प्रश्न आ सकता है। देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ स्केल बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड शेप। तो उनके संरचना और आकार के आधार पर अनेक प्रकार की स्केल हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स आर ऑफ्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीसीज, और इन्हीं स्केल की आधार पर वो अलग अलग समूहों में मछलियाँ रखी जाती हैं, यानी ये उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर बनाती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप स्केल्स आर ऑफ 4 टाइप्स। तो आकार के आधार पर जो स्केल्स हैं वो 4 तरीके की होती हैं। पहला जो है प्लेट लाइक,
प्लेट के समान, जिनको हम प्लेकॉइड स्केल कहते हैं, और ये मुख्य रूप से इलास्मोब्रेंक फिशेज में मिलती हैं। दूसरा साइक्लोइड स्केल है, फाउंड इन बर्वॉट एंड सॉफ्ट रेड फिशेज, जो बर्वॉट हैं और सॉफ्ट रे फिशेज में मिलती हैं ये। रोम्बिक और डायमंड शेप्ड स्केल, कॉमन अमंग गार्स एंड स्टर्जियंस। तो जो चतुर्भुजीय आकार की होती हैं या डायमंड शेप्ड स्केल्स होती हैं, ये गार फिशेज में और स्टर्जियंस में पाई जाती हैं। और चौथी जो प्रकार है हमारा वो टिनॉइड स्केल है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पाइनी रेड बोनी फिशेज। तो ये थोड़ी प्राचीन मछलियों में मिलती हैं। कुछ मछलियाँ जो टिनॉइड स्केल वाली हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और कुछ अभी भी हैं। टिनॉइड स्केल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पाइनी रेड बोनी फिशेज एकेंथोप्टेरिजी, इसमें है ये। इस केस में आल्सो भी क्लासिफाइड एज प्लेकॉइड और नॉन प्लेकॉइड। तो स्केल को एक दूसरे तरीके से भी वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि या तो प्लेकॉइड स्केल या फिर वह जो प्लेकॉइड से भिन्न है, नॉन प्लेकॉइड स्केल। और नॉन प्लेकॉइड स्केल में तीन तरीके की स्केल हैं, कास्मॉइड, गैनॉइड और बोनी रिड्ज, यानी कि टिनॉइड। तो कास्मॉइड, गैनॉइड और टिनॉइड ये नॉन प्लेकॉइड स्केल कहलाती हैं, और एक है जो अपना प्लेकॉइड स्केल। तो सबसे पहले हम लोग प्लेकॉइड स्केल को डिटेल में देखते हैं। प्लेकॉइड स्केल्स आर कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड एमंग द शार्क्स एंड अदर इलास्मोब्रेंक। तो ये जो है लक्षण है शार्क के और दूसरे इलास्मोब्रेंक के। दे आर स्मॉल डेंटिकल्स दैट रिमेन एम्बेडेड इन द स्किन, जैसे कि स्कालियोडॉन के स्किन में पाई जाती हैं, प्लेकॉइड स्केल्स हैं, और ये छोटे छोटे कटीले डेंटिकल्स के समान होती हैं जो कि त्वचा में धंसी हुई पाई जाती हैं, एम्बेडेड इन द स्किन। ईच स्केल हैज़ टू पार्ट्स। प्रत्येक स्केल के दो भाग होते हैं। इन अपर पार्ट नोन एज इक्टोडर्मल कैप और स्पाइन। जो ऊपरी भाग है उसको इक्टोडर्मल कैप कहा जाता है या स्पाइन कहा जाता है। दिस पार्ट इज मेड ऑफ इनेमल। तो जो ऊपरी भाग है वो इनेमल का बना होता है या इनेमल लाइक सब्सटेंस का बना होता है, और इसे विट्रोडेंटाइन कहते हैं। सिमिलर टू ह्यूमन, ये जो है मनुष्य के दांत के समान जो होती हैं, सिमिलर टू ह्यूमन का जो ह्यूमन दांत होता है। दिस पार्ट इज मेड ऑफ इनेमल लाइक सब्सटेंसेस नोन एज विट्रोडेंटाइन सिमिलर टू ह्यूमन। तो मनुष्य के दांत के ऊपर जो इनेमल है उसके समान ही होता है, और इसको विट्रियोडेंटाइन कहते हैं, जो प्लेकॉइड स्केल के ऊपरी भाग में है। निचले भाग में देखिए, another layer of dentine that encloses a pulp cavity follows the विट्रोडेंटाइन। तो विट्रोडेंटाइन के नीचे जो दूसरी परत है वो डेंटाइन की परत होती है, और उसके नीचे गुहा होती है जिसको पल्प कैविटी कहा जाता है। द लोअर पार्ट ऑफ प्लेकॉइड स्केल इज डिस्क लाइक बेसल प्लेट। जो प्लेकॉइड स्केल का निचला सतह है वो डिस्क के समान होता है, जिसे बेसल प्लेट कहा जाता है, विच इज एम्बेडेड इन डर्मिस विथ कैप और स्पाइन प्रोजेक्टिंग आउट थ्रू एपिडर्मिस। तो जो बेसल पार्ट है इट इज एम्बेडेड इन डर्मिस, ये डर्मिस में धंसा हुआ होता है, और कैप उससे बाहर डर्मिस को चीरता हुआ बाहर की तरफ एम्बेडेड इन डर्मिस विथ कैप। तो बेसल पार्ट जो है डर्मिस में धंसा होता है, और जो ऊपरी पार्ट है वो कांटे के समान एपिडर्मिस के ऊपर उभरा हुआ होता है, प्रोजेक्टिंग आउट थ्रू एपिडर्मिस। और यहाँ पर देखिए ये संरचना है इसकी। तो ये भाग जो है इसका बेसल प्लेट है, आधारीय भाग है, और इसके बीच में एक छिद्र है जो सीधे पल्प कैविटी हो जाता है, यानी पल्प कैविटी का ओपनिंग छिद्र है ये। और ये ऊपर का भाग है जो एपिडर्मिस के ऊपर उभरा हुआ होता है। इसके ऊपर विट्रोडेंटाइन होता है और नीचे डेंटाइन की परत होती है, यानी बाहरी खोल विट्रोडेंटाइन का होता है और उसके नीचे डेंटाइन की परत होती है, और डेंटाइन जो है अंदर से खोखला होता है, उस गुहा को पल्प कैविटी कहा जाता है। तो ये देखिए ये बाहर की परत है और ये आधारीय भाग है, इसका वेंट्रल व्यू है। इस तरीके से ये
प्लेकोइड स्केल है, इसका फिगर बनाना पड़ेगा। अब इसी चीज़ का वर्णन कर देना है। द बेसल प्लेट हैज ए स्मॉल अपर्चर थ्रू व्हिच ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इंटर इनटू पल्प कैविटी। तो जो बेसल प्लेट होती है उसमें एक छोटा छिद्र होता है जिसके द्वारा रुधिर की वाहिनियां और नर्व फाइबर पल्प कैविटी के अंदर प्रवेश करते हैं। द प्लेकोइड स्केल आर मॉडिफाइड इन जॉ टीथ इन शार्क। शार्क में यही प्लेकोइड स्केल मॉडिफाइड होकर जबड़ों के दांत बनाती हैं। और इन स्पाइन इन डॉर्सल फिन्स, और डॉर्सल फिन की स्पाइन बनाती हैं। इन स्क्वेलस या स्पाइनी डॉगफिश में, स्पाइनी डॉगफिश में जो डॉर्सल फिन का स्पाइन है वो इसी स्केल का बना होता है। और इन स्टिंग इन दी स्टिंग रेज, जो स्टिंग रेज है उसके स्टिंग में ये होती हैं। एंड इन सॉ टीथ इन प्रिस्टिस, प्रिस्टिस में जो आरी के जैसा उनका दांत होता है सॉ जिसको कहते हैं, वो भी इसी प्लेकोइड स्केल की मॉडिफिकेशन से बनता है। तो प्लेकोइड स्केल्स के अलग अलग मॉडिफिकेशन हैं, जैसे स्कॉलियोडॉन में दांत के जो जबड़ों के दांत हैं उनको बनाती हैं। स्पाइनी डॉग फिश में डॉर्सल फिन के फिन रेज बनाती हैं, ये स्पाइन बनाती हैं यानी कांटे बनाती हैं। स्टिंग रे में स्टिंग का निर्माण करती हैं और प्रिस्टिस में ये जो जबड़ों के आरी के समान किनारे हैं उनका निर्माण करती है। नेक्स्ट, नाउ सेकंड जो है वो प्लेकोइड स्केल है। तो हाँ, तो अब इसका इनका डेवलपमेंट देखिए कैसे विकसित होती है प्लेकोइड स्केल। प्लेकोइड स्केल फर्स्ट अपीयर एज स्मॉल एग्रीगेशन ऑफ डर्मल स्केल। तो जो डर्मल सेल्स होती हैं उनका एक छोटा सा समूह बनता है, पहले एग्रीगेट होती हैं जस्ट बिलो दी स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, जो इपिडर्मिस की परत है उसके तुरंत नीचे। दीज डर्मल सेल्स ग्रो अपवर्ड, अब ये जो डर्मल सेल्स हैं ऊपर की तरफ बढ़ती हैं into a arched structure or papilla which gradually pushes the stratum germinativum। तो ये ऊपर की तरफ उभरती रहती हैं और स्ट्रेटम जर्मिनेटम को ऊपर उठाती रहती हैं। The cells of stratum germinativum at this region become glandular and act as enamel organ। तो अब यहाँ पर जो एपिडर्मिस की निचली परत है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, उसकी सेल्स ग्लैंडुलर हो जाती हैं और ये इनाइमल आर्गन बनाती हैं। Later on, this projecting structure differentiate into a spine and a basal plate। बाद में ये जो उभरा हुआ भाग है ये विभेदित हो जाता है एक बेसल प्लेट में और ऊपर स्पाइन में यानी कांटे में। The outer cells of papilla known as odontoblasts। अब ये जो उभरा हुआ भाग है इसकी बाहरी सेल्स को ओडोंटोब्लास्ट कहा जाता है। सेक्रेट डेंटाइन, ये डेंटाइन का स्राव करती हैं अराउंड द पेपिला where the central cell do not calcify and constitute the pulp। तो जो बाहरी सेल्स हैं जो कि ओडोंटोब्लास्ट कहलाती हैं वो डेंटाइन का स्राव करती हैं, जबकि उनके नीचे की सेल्स जो है वो कोमल बनी रहती हैं, वो कैल्सीफाई नहीं होती हैं और वो पल्प का निर्माण करती हैं, यानी पल्प कैविटी में जो कोमल सेल्स भरी होती हैं वो पल्प कहलाता है। द विट्रियोडेंटाइन टू फॉर्म ए कैप ओवर द स्पाइन ग्रेजुअली इन्वेलोप्स द स्पाइन ऑफ द स्केल। तो बाद में जो है इसी डेंटाइन से विट्रियोडेंटाइन बनता है जो धीरे धीरे जो नीचे की परत है उसको ढक लेता है। तो इस तरीके से प्लेकोइड स्केल्स का निर्माण होता है, यानी सबसे पहले डर्मिस की कुछ सेल्स इकट्ठी हुई और वो एक उभार बनाती हैं। एपिडर्मिस की जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम है उसको ऊपर की तरफ पुश करती हैं, तो वो भाग उभर जाता है, उभर के वो इनेमल आर्गन बनाता है। बाद में ये उभरा हुआ भाग विभेदित हो जाता है आधारीय प्लेट में और ऊपरी जो है वो स्पाइन में, ऊपरी कटीले भाग में। फिर जो इस उभरे हुए भाग की जो ऊपरी सेल्स हैं वो डेंटाइन का स्राव करती हैं और इसके नीचे की सेल्स जो है वो पल्प बनाती हैं। इसी डेंटाइन से बाद में विट्रोडेंटाइन का निर्माण होता है जो इसकी ऊपरी परत बनाता है। नाउ द मेसेंकाइमल सेल्स ऑफ डर्मिस सेक्रीट ए बेसल प्लेट। जो डर्मिस की मेसेंकाइमल सेल्स हैं
वो बेसल प्लेट का स्राव करती हैं। These cells secrete hard cement-like substances to cover the basal plate. Finally, the spine erupts from the cells. तो जो इनका सेक्रेशन है वो कड़ा होकर सीमेंट लाइक सब्सटेंस बनाता है और बेसल प्लेट को चारों तरफ से घेर लेता है, यानी उसके ऊपर एक परत बना लेता है। फाइनली जो ये संरचना उभर रही होती है, ये एपिडर्मिस को तोड़ के बाहर निकल आती है। इसके जो स्पाइन है वो बाहर निकल आते हैं। तो erupt of epidermis and project out while the basal plate lie embedded in the dermis, जबकि जो बेसल प्लेट है वो डर्मिस में धंसी रहती है। दूसरा जो प्रकार है वो है हमारा कास्मोइड स्केल। तो कास्मोइड स्केल का फिगर इधर देख सकते हो, यहाँ पर ये है, और इसमें जो मेन केमिकल सब्सटेंस है वो कास्मीन है। इसी के आधार पर इसको कास्मोइड स्केल कहा जाता है। द कास्मोइड स्केल आर फाउंड इन लिविंग एंड एक्सटिंक्ट लोब फिन फिशेस। तो जो कास्मोइड स्केल हैं ये जीवित लेटिमेरिया में और विलुप्त हो गए लोब फिन फिशेज में पाई जाती हैं। इन डिप्नोई द कास्मोइड स्केल आर हाईली मॉडिफाइड। डिप्नोई में जो कास्मोइड स्केल होती हैं ये काफ़ी रूपांतरित होती हैं एंड अपीयर लाइक साइक्लोइड स्केल। तो ये काफ़ी मॉडिफाइड हो जाती हैं और साइक्लोइड स्केल जैसी दिखती हैं। द कास्मोइड स्केल इज ए प्लेट लाइक स्ट्रक्चर एंड कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। ये जो स्केल हैं वो प्लेट के समान होती हैं और इनमें 3 परतें होती हैं। एन आउटर मोस्ट लेयर इज थिन। सबसे बाहरी जो परत है वो पतली होती है। थिन हार्ड एंड इनेमल लाइक। जो सबसे बाहरी परत है वो पतली है, कड़ी है और इनेमल के समान है, जिसको विट्रोडेंटाइन कहा जाता है। इनरमोस्ट लेयर इज कंपोज ऑफ वेस्कुलराइज्ड परफोरेटेड बोनी सब्सटेंस कॉल्ड आइसोपेडाइन। तो जो निचली परत है वो इनर मोस्ट लेयर इज कंपोज ऑफ वेस्कुलराइज्ड। जो निचली परत है उसमें ब्लड वाहिनियाँ भी होती हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स होती हैं, वेस्कुलराइज्ड होती है और ये छिद्रिल होती है, परफोरेटेड बोनी सब्सटेंस की बनी होती है, जिसको आइसोपेडाइन कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सबसे बाहर एपिडर्मिस है, फिर ये ऊपर जो है वो इनेमल लाइक सब्सटेंस की परत है और उसके नीचे ये मध्य परत है, वेस्कुलर स्पंजी बोन है, फिर ये आइसोपेडाइन है। ये 3 परतें हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए, और इनकी जो मध्य परत है मिडिल लेयर इज मेड अप ऑफ हार्ड नॉन सेलुलर एंड कैरेक्टरिस्टिक मटेरियल कॉल्ड कास्मीन एंड इज प्रोवाइडेड विथ मेनी ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स एंड चैम्बर्स। तो जो मध्य की परत है वो अकोष्कीय होती है और एक विशेष प्रकार के पदार्थ कास्माइन से बनती है, प्रोवाइडेड विथ मेनी ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स एंड चैम्बर्स, जिसमें बहुत सी शाखान्वित नलिकाएं होती हैं, चैम्बर्स होते हैं। These type of scale grow at its from beneath by addition of new isoprene material। तो इस प्रकार की जो स्केल्स होती हैं वो नीचे से किनारों की तरफ बढ़ती हैं और ऐसा आइसोपेडाइन मटेरियल के डिपॉजिट होने से होता है, यानी कि यहाँ पर जो है वो इनके ये किनारे बढ़ते रहते हैं। जो ऊपरी परत है तो ये जो निचली परत है आइसोपेडाइन वाली परत, इसमें जो है वो नए पदार्थ के डिपोजिशन से ये ऊपर की तरफ बढ़ती रहती हैं। दीज टाइप्स ऑफ स्केल ग्रो एट द एड्ज फ्रॉम बीनीथ। नीचे से बढ़ती हैं ये बाई एडिशन ऑफ न्यू आइसोपेडाइन मटेरियल। तो इस तरीके से जो है ये कास्मोइड स्केल्स होती हैं। अब देखिए जो तीसरा तरीका है, तीसरा प्रकार है हमारा, वो है गैनोइड स्केल। गैनोइड स्केल आर थिक एंड रोम्बॉइड। तो ये जो है वो
मोटी होती हैं और चतुष्कोणीय होती हैं, चतुर्भुजीय हो सकती हैं। दे कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लेयर ऑफ हार्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कॉल्ड गैनोइन। तो इनमें सबसे बाहर की तरफ एक कठोर पदार्थ होता है जिसको गैनोइन कहते हैं, व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम विट्रियोडेंटाइन ऑफ प्लेक्वाइड स्केल्स। तो ये जो गैनोइन है ये प्लेक्वाइड स्केल के विट्रियोडेंटाइन से अलग होता है। द गैनोइड लेयर इज फॉलोड बाई ए कास्मीन लाइक लेयर प्रोवाइडेड विथ मेनी ब्रांचिंग। तो ये जो गैनोइड लेयर है इसके बाद एक कॉस्मीन के समान दूसरी परत होती है जिसमें बहुत सारी ब्रांचिंग होती हैं, शाखाएं होती हैं। ये जो है गैनोइड स्केल के स्ट्रक्चर हैं। और यहाँ पर देखिए ये ऊपर डेंटिकल्स होती हैं, फिर ये गैनोइन की परतें हैं और गैनोइन के परतों के नीचे ये ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स की परत है और नीचे यहाँ पर भी आइसोपेडाइन की परत है। तो ये जो संरचना है वो गैनोइड स्केल की है जो कि लेपिडोस्टियस में है। तो ये तीसरा प्रकार है। द गैनोइड स्केल आर थिक एंड रोम्बॉइड, दे कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लेयर ऑफ अ हार्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कॉल्ड गैनोइन। तो जो गैनोइड स्केल हैं वो सबसे बाहर की तरफ गैनोइन से बनी है और नीचे जो है अनेक नलिका युक्त शाखान्वित नलिकाएं युक्त परत होती है जो कि कॉस्मिन लाइक सब्सटेंस की बनी होती है। ये इनकी संरचना है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये बोनी लेयर ऑफ आइसोपेडाइन ऑक्युपाइज द इनर मोस्ट लेयर। सबसे निचली परत जो है वो आइसोपेडाइन की होती है। यहाँ पर देखिए ये जो सबसे निचली परत है वो आइसोपेडाइन की है। The ganoid scale is best found in the Polypterus and Lepidosteus. In these fishes, ganoid scale are rhombic, plate-like, fitting edge to edge and invest the entire body. इन मछलियों में एक के बगल एक ये प्लेटें स्थित होती हैं, यानी इनमें जो इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट होता है वैसा नहीं होता है। और ये जो है पोलिप्टेरस और लेपिडोस्टियस में मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। इनकी पूरी बॉडी ऐसे स्केल से घिरी होती है। इन्वेस्ट द इंटायर बॉडी। इन एसिपेंसर द गैनोइड स्केल आर मॉडिफाइड इनटू लार्ग बोनी स्क्यूट्स अरेंज्ड इनटू 5 रॉज। एसिपेंसर में जो गैनोइड स्केल हैं ये लार्ग बोनी स्क्यूट्स में बदल जाती हैं जो कि 5 लाइनों में अरेंज होती हैं। तो ये हो गई हमारी तीसरी प्रकार की स्केल, यानी पहली प्लेक्वाइड हो गई, फिर साइक्लॉइड हो गई और तीसरी गैनोइड हो गई। चौथी देखते हैं। तो चौथी जो है वो हमारी टिनोइड स्केल है। और टिनोइड स्केल में जो है इसकी संरचना यहाँ पर देख सकते हो। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक टीथ एट इट्स पोस्टीरियर पार्ट। तो इनके पिछले भाग में जो है एक विशेष प्रकार की टीथ इनमें पाई जाती हैं। टिनोइड स्केल आर फाउंड इन स्पाइनी रेड टिलियास्ट। ये स्पाइनी रेड टिलियास्ट में मिलती हैं। दे आर अरेंज्ड obliquely in such a manner that the posterior end of one scale overlap the anterior edge of the scale present behind। तो ये जो स्केल हैं वो इम्ब्रिकेट फैशन में होती हैं, यानी पहली का पिछला सिरा ऊपर होता है और उसके बाद जो दूसरा है उसका पहला सिरा पहले के पिछले सिरे के नीचे से शुरू होता है। Overlap the anterior edge of the scale present behind. The chromatophores are present at the posterior part of these scale। तो इन स्केल के पिछले भाग में क्रोमेटोफोर्स स्थित होते हैं। नेक्स्ट देखिए। तो यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने जो स्केल देखी थी, प्लेक्वाइड स्केल ये पहला था, फिर कॉस्मोइड स्केल दूसरा था, गैनोइड स्केल तीसरा था और इसके बाद ये टिनोइड स्केल है
और साइक्लॉइड स्केल। साइक्लॉइड स्केल आर डिवाइड ऑफ टीथ और स्पाइंस। जो साइक्लॉइड स्केल हैं इनमें टीथ और कांटे दोनों नहीं होते हैं, हेंस सीम साइक्लिक, इसलिए ये थोड़ा सा गोलाकार लगती हैं। दे आर फाउंड इन सॉफ्ट रेड टिलियास्ट। ये जो है सॉफ्ट रेड टिलियास्ट में पाई जाती हैं इन मॉडर्न लोब फिन्ड फिशेज। बट सम स्पाइनी रेड फिशेज इज लाइक लेपिडोस्टियस शो प्रेजेंस ऑफ साइक्लॉइड स्केल। तो कुछ स्पाइनी रेड फिशेज में भी साइक्लॉइड स्केल देखने को मिलती हैं। इन मैक्रोप्टेरस बाथ साइक्लॉइड एंड टिनॉइड स्केल आर फाउंड। तो मैक्रोप्टेरस में दोनों प्रकार की सेल्स होती हैं। इसके अलावा कुछ में बोनी रिड्ज स्केल होती हैं, इनको भी देख लीजिए। ये जो है बोनी रिड्ज स्केल है। बोनी रिड्ज कैरेक्टराइज द बोनी फिशेस अस्टिक-थीज। ये जो है अस्टिक-थीज में मिलती हैं। और इनका ये देखिए, ये एंटीरियर मार्जिन है, ये इधर का जो भाग है, और ये पोस्टीरियर मार्जिन है। इनके पोस्टीरियर मार्जिन में भी टीथ हैं। यहाँ पर कुछ रेखाएं होती हैं जिनको एनुलस कहा जाता है, एक्सपोज्ड पोर्शन है। और नीचे की तरफ यहाँ पर देखिए क्रोमेटोफोर होते हैं। इनकी विशेषताएं देखते हैं। बोनी रिड्ज कैरेक्टराइज द बोनी फिशेज अस्टिक-थीज। Bony ridge scale are thin and semi-transparent because they do not possess dense enamel and dentinal layers that are found in other types of scale. तो ये जो स्केल हैं वो थिन होती हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट हैं, अर्धपारदर्शक हैं, क्योंकि ये इनमें इनेमल ज़्यादा मोटा नहीं होता है और दूसरी परतें भी मतलब इनमें नहीं होती हैं। जैसा कि दूसरे स्केल में पाई जाती हैं। ये जो है देयर आर टू टाइप्स, ये दो प्रकार की होती हैं, साइक्लॉइड एंड टिनॉइड स्केल। तो इन्हीं से जो है वो दो प्रकार की स्केल जनरेट होती हैं, साइक्लॉइड और टिनॉइड, जिन्हें हम लोग ऊपर देख चुके हैं। द आउटर सरफेस ऑफ दीज स्केल्स पजेस बोनी रिड्ज। जो बाहरी किनारा है वहाँ पर बोनी उभार होते हैं। दैट अल्टरनेट विथ ग्रोव्स लाइक डिप्रेशन। तो एक उभरा भाग, फिर धसा भाग, फिर उभरा भाग, फिर धसा भाग, इस तरीके से इनमें होते हैं। द रिड्ज आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक रिंग। तो ये जो किनारे हैं ये अलग अलग रिंग के रूप में स्थित होते हैं। इनर पार्ट ऑफ स्केल इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। जो आंतरिक भाग है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। The central zone of scale is differentiated properly and is known as focus of the scale. जो मध्य का भाग है वो अलग से हमें दिखाई देता है, विभेदित होता है, और इसको फोकस ऑफ स्केल कहते हैं। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फोकस अपीयर फर्स्ट एंड लाइज इन द सेंट्रल पोजीशन। तो जब ये विकसित हो रही होती हैं तो सबसे पहले फोकस बनता है, बाद में उसके चारों तरफ परतें डिपॉजिट होती जाती हैं और ये बढ़ता जाता है। When growth of scale takes place in anterior or posterior parts, it causes shifting of the focus anterior or posterior. और जब अगले या पिछले भाग में ग्रोथ एक तरफा होती है तो फोकस केंद्र से इधर उधर शिफ्ट हो जाता है। लेटर द ग्रुप्स रेडिएट फ्रॉम द फोकस टुवर्ड्स द मार्जिन ऑफ द स्केल। तो बाद में जो है इसी फोकस से जो उभार और धंसाव हैं वो किरणों की तरीके से निकलते हैं, रेडिएट होते हैं। तो इतने प्रकार की जो हैं वो स्केल्स हैं जो मछलियों के स्किन में पाई जाती हैं। डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन इनका जो सिग्निफिकेंस है वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए थोड़ा डेवलपमेंट भी देख लेते हैं। बोनी रिड्ज फर्स्ट मेक देयर अपीयरेंस इन द डर्मिस एज स्मॉल एक्युमुलेशन ऑफ सेल्स एट द caudal peduncle and then gradually स्प्रीड फ्रॉम देयर। तो ये भी डर्मिस से उत्पन्न होती हैं। अब एक बात तो क्लियर है कि फिशेज की जो स्केल हैं उनकी उत्पत्ति डर्मिस से होती है। वहाँ की सेल्स जो है वो इकट्ठा होकर फिर इनका निर्माण शुरू करती हैं।
Soon a focus is formed in the center of the accumulation of cells. Later on, reeds or circulus are formed at the surface of growing edge of scale. The deepest part of the scale, the basal plate, is made up of successive layers of parallel fibers. Some calcification of this fibrillary plate occurs to strengthen the scale. तो सबसे पहले जो है वो फोकस बनता है और बाद में इनके किनारों पर सर्कुलस बनने लगते हैं और ये जो है बड़ी होने लगती है। जो इनका बेसल प्लेट है वो समानांतर कई ऐसी परतों का बना होता है और कभी-कभी इनका जो है कैल्सिफिकेशन हो जाता है जिससे ये और मजबूत हो जाती है। अब फिश के वर्गीकरण में इनके स्केल्स का क्या महत्व है? सिग्निफिकेंस ऑफ स्केल्स इन टैक्सोनॉमी। Scales play significant role in the classification, hence very useful for the ichthyologist. ये जो है वर्गीकरण में काफ़ी महत्वपूर्ण है इसलिए इक्थियोलॉजिस्ट के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। दे आर नॉट फाउंड इन द लैम्प्रे एंड हैग फिशेज। ये लैम्प्रे और हैग फिशेज जो कि साइक्लोस्टोमेटा की प्राणी हैं उनमें नहीं होती हैं। एग्नेथा में नहीं है ये। शार्क्स आर कैरेक्टराइज्ड बाई प्रेजेंस ऑफ प्लेक्वाइड स्केल। शार्क में प्लेक्वाइड स्केल मिलता है। प्रिमिटिव बोनी फिशेज possess ganoid scale. The higher bony fishes have ctenoid और cycloid scale. तो अलग-अलग प्रकार की फिशेज में अलग-अलग तरीके के स्केल हैं यानी लैम्प्रे और हैग फिश में स्केल नहीं है। शार्क में प्लेक्वाइड स्केल हैं। पुरानी बोनी फिशेज में गैनोइड स्केल हैं और उच्च श्रेणी की बोनी फिशेज में टीनोइड और साइक्लोइड स्केल मिलती है। स्केल्स काउंट इज हाईली इंपॉर्टेंट इन टैक्सोनॉमी। अब जो स्केल की संख्या है वो भी टैक्सोनॉमी में काफ़ी महत्वपूर्ण है। द नंबर ऑफ स्केल प्रेजेंट इन लेटरल लाइन along एंड अराउंड द बॉडी इज स्पेसिफिक इन एवरी स्पीसीज। तो जो फिशेज की लेटरल लाइन का एरिया है उसमें कितनी स्केल स्थित हैं वो और उनके बॉडी के चारों तरफ कितनी संख्या में स्केल हैं वो प्रत्येक फिश के लिए फिक्स होती हैं, इससे पहचान की जाती है। इसके साथ साथ इनकी जो एज है, द एज ऑफ फिश कुड बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग स्पेस इन एनुअल रिंग ऑफ द स्केल। तो जो इन स्केल में जो रिंग बन रही हैं, दो रिंग के बीच की दूरी को मेजर करके फिश के आयु का पता लगाया जा सकता है। इन सम स्पीसीज लाइक अटलांटिक सैल्मन, द स्केल्स एक्सिबिट द प्रेजेंस ऑफ स्पॉनिंग मार्क ऑन देम। तो कुछ मछलियों जैसे कि अटलांटिक सैल्मन में जो स्केल हैं वो स्पॉनिंग मार्क बनाती हैं। दीज मार्क इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स द फिश हैज स्पॉन्ड एंड द टाइम ऑफ फर्स्ट स्पॉनिंग आल्सो। तो स्पॉनिंग का मतलब होता है प्रजनन करना। तो ये जो मार्क स्पॉनिंग मार्क बनते हैं ये बताते हैं कि इस मछली ने कितने बार अंडे दिए हैं, कितनी बार इसने प्रजनन किया है और सबसे पहला प्रजनन कब हुआ है। तो कई मछलियों में जो स्केल्स हैं वो स्पॉनिंग मार्क का भी निर्माण करते हैं। तो ये हो गया फिशेज के स्किन के बारे में। फिशेज का जो स्किन है वो दो